रात एक शानदार पहाड़ पर छा गई, जहां कुछ शाही निवासी खड़े थे। स्याह काला आकाश, जो कुछ क्षण पहले तक शांत था, अचानक गरज और गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठा। एक पैंगनी बिजली नदी में आ गिरी, जहां तल में एक लड़का सो रहा था। उसी पल उसकी आंखें झट से खुल गई। बम! वह सतह तक पहुंचने के लिए छटपटाया। उसके गले में एक बहुत रहस्यमयी जेब था। शायद उसी की वजह से उसे होश आया। कौन जानता है। थोड़ा संभलने के बाद वो तेजी से नदी से निकला और कमजोर हाथों से लड़खड़ाते हुए किनारे पर चढ़ गया। वापस क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग को भी लगता हो कि वो मुझ क्वीमिन के कर्जदार हैं? बस यही सोचते हुए उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। चेहरा बचकाना था, पर आंखों में तजुर्बे की झलक थी। तो मुझे एक और मौका मिल रहा है? वो अपने वजूद पर सोच ही रहा था कि अचानक सिर में तेज दर्द उठा। बच्चे के रोने की आवाज कानों में गूंजने से उसका सिर घूमा और उसने कान बंद कर लिए। एक बच्चा रो रहा है, सच में। सामने की वीरान जगह देखकर उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर यहाँ कोई नवजात हो ही नहीं सकता था। आखिर ये हो क्या रहा है? पता चला कि रोने की वो आवाज असल में कुछ दूर मौजूद एक हवेली से आ रही थी। जैसे ही नवजात बच्चे की चीख गूंजी, नौकरों ने बड़े उत्साह से चिल्लाया, जन्म हो गया। कमरे में दो लोग एक प्यारी सी बच्ची को दुलार रहे थे। एक बोला, अरे बाप रे, कितनी जोर से रो रही है। ये तो पक्की सेहतमंद और जिंदादिल बच्ची है। इसका भविष्य यकीनन बहुत उज्जवल होगा। वो जितना बोलता, बच्चा उतना ही जोर से रोता। हुआ हुआ लगातार दोहरा रहा था। इससे दूसरी औरत घबरा गई। बच्ची, और तेज क्यों रो रही हो? लगता है बच्चा उसकी बात समझ रहा था। रोते हुए उसने सोचा, अगर तुम्हें पता होता कि आज रात तुम्हारी मौत है, तो तुम कहीं ज्यादा रोते। यह बच्ची आम नहीं थी। उसने दूसरी दुनिया से पुनर्जन्म लिया था। मेरा नाम झू यूज़ी है। रवा घंटे पहले मैं एक किताब में आ गई। खुशकिस्मती से मैं अनपिंग रॉयल मेंशन की लाडली बेटी बन गई हूँ। अगर कुछ अनहोनी नहीं हुई तो जिंदगी आसान होगी। बुरी खबर यह है कि किताब की कहानी के मुताबिक आज मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। और मेरी माँ लियू रुयान एक नंबर की विलेन है। अपनी दर्द भरी किस्मत के बारे में सोचकर वो और दुखी हो गई। हाय, मुझे ऐसी दर्द भरी कहानी में क्यों आना पड़ा? यहाँ हीरो हीरोइन के पूरे कबीले को मिटा देता है, फिर कई रंजिशें और उलझनें होती हैं। शीर्षक कुछ ऐसा है जैसे राजा की विश्वासघाती प्रेम गाथा, चालाक रानी या जो भी हो। और नायक झू कियाओ शेंग, दक्षिण यूए के अनपिंग राजकुमार, ही मेरे निर्दयी पिता है। दुख की बात है कि मेरी माँ लियो रुयान शाही पत्नी होकर भी कहानी में एक अनदेखा किया गया मोरा है। इससे भी बुरा ये कि उन्होंने और हीरोइन ने एक ही वक्त पर बच्चे को जन्म दिया। मेरे कमीने पिता हीरोइन की लाडली बेटी को एक जायज पहचान देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पैदा होते ही दोनों बच्चों को बदलवा दिया। उसी समय उस कमीने बाप ने एक दाई भेजी, जो बेतहाशा उसका मुंह बंद करने में लगी थी। मिस, प्लीज आप रोइए मत, नहीं तो मैडम जाग जाएंगी। नायिका का बच्चा आलीशान पालने में था, जबकि हमारी असली वारिस नकली बनने पर मजबूर थी। उसे कहानी रटी हुई थी। वो जितना सोचती उतना मेरे सामने रो पड़ती। जो यूजी अदला बदली में गलती से दम घुटने की वजह से हीरो की लव स्टोरी का दुखद मोहरा बन गया। उसे पता था कि वो ठीक उसी पर लौट आई है जब झू यूजी का दम घोंटा जा रहा था। बोल तो सकती नहीं थी, इसलिए बस आसमान से ही फरियाद कर सकती थी, हे भगवान, ये कैसी नाटकीय शुरुआत है। प्रेरणा मिलते ही उसने मरने का नाटक किया, आंखें घुमा ली और जीभ बाहर लटका दी। देखकर दाई घबराई, मुंह छोड़ दिया। हे भगवान, कहीं मैंने गलती से मार तो नहीं दिया? बिना पछतावे के उसने फौरन उसे नायिका के बच्चे के पालने में डाल दिया। मर गया तो मर गया। खुशकिस्मती से राजकुमार को इसकी कोई फिक्र नहीं। जल्दी कोई लाश को हटाओ। अभी अभी नाटक कर रही झू यूजी ने शरारत से अपनी एक झटके में उसने अंदर की सारी भड़ास हीरोइन के बच्चे पर निकाल दी। छोटे बच्चे को गहरी नींद में सोते हुए देखकर उसने बिना झिझक बालों का एक गुच्छा पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। सो रहे हो? जागो और रो।
बाल खींचने से दर्द में बच्चा भौहें चढ़ाकर जागा और रोने लगा। पावा दाई उसे ठिकाने लगाने किसी को बुलाने जा ही रही थी, पर रोने की आवाज सुनकर उसे पालने में देखने के लिए मुड़ना पड़ा। जू यूजी अभी भी संतुष्ट नहीं थी। उसने अपनी छोटी बाहों से अपने बगल में बच्चे के चेहरे पर बार बार मुक्के मारे। धीरे धीरे रोना, पर्याप्त दूध नहीं मिला, जोर से रो। पास वाला बच्चा भी उसका मूड भांप गया और फौरन और भी फूट फूट कर रोने लगा। बेचारा बच्चा फेफड़े फाड़कर रो रहा है, पर जू यूजी को मनाने के लिए यह काफी नहीं था। यह देखकर कि यही सही मौका है, जू यूजी धूर्तता से मुस्कुराया। अब मेरी बात, इसलिए उसने अपनी सारी ताकत जुटाई, आवाज को बढ़ाया और चिल्लाई, ओया ओया ओया। उसकी घर को हिला देने वाली चीखों ने आखिरकार उसकी माँ लियू रुयान को जगा दिया, जो प्रसव में लगभग मरने के बाद थककर पोंग रही थी। लियू रुयान ने शक से अपनी करीबी दासी से पूछा, यह क्या था? मुझे लगा मैंने एक बच्चे को बात करते सुना। नौकरानी घबराकर बोली, महाराज, आपको जरूर कोई भूल हुई है। भला नवजात कैसे बात कर सकता है? तभी दोनों बच्चों के एक साथ रोने की आवाज सुनकर नौकरानी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, ये दो बच्चे एक साथ क्यों रो रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। कमरे के अंदर अपनी पोल खुलते देख दाई घबरा गई और जू यूजी को पकड़कर जल्दी से भाग निकलने की फिराक में थी। खतरा भांपते ही नौकरानी चिल्लाई, गार्ड्स, युवती को यहाँ से निकालो। लेकिन तभी उसके पीछे से जोरदार धमाका हुआ जब कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। सुनहरे कपड़ों में एक नौजवान गुस्से से चिल्लाया, उस बुढ़िया को पकड़ो। दुष्ट औरत, मेरी बहन के साथ क्या कर रही हो? अचानक पालने में झांकते ही उसकी आंखें जम गई, क्योंकि वहां दो छोटी बहनें थी। जू यूजी मासूमियत से हेलो कर रही थी और दूसरी बच्ची बस रोए जा रही थी। नौकरानी ये सब देख एकदम दंग रह गई। यहाँ दो छोटी मालकिनें कैसे? गड़बड़ का शक होते ही नौकरानी फौरन दोनों बच्चों को लेकर लियू रुयान के पास दौड़ी। मैडम देखिए, वो दाई भी बच नहीं सकी। पीले कपड़ों वाले युवक ने उसे पूछताछ के लिए घसीटा। तुम यहाँ आओ अभी। लियू रुयान उलझन में थी। वो सामने दो बच्चों में अपना बच्चा पहचान नहीं पा रही थी। तभी बाहर से नौकर ने कहा, राजकुमार आ गए हैं। वो ऐसे दौड़े आए जैसे पैंट में आग लगी हो। जब उसकी योजना का पर्दाफाश हुआ तो पता चला कि वो दक्षिणी यू का राजकुमार और जू यू जीहे का पिता जू कियाओ शेंग था। मूल कहानी में उसने झूठी चिंता जताते हुए पूछा कि क्या हुआ। दासी ने भागकर वापस आकर सब कुछ बताया। महाराज, महारानी, पता नहीं इस दाई को किसका हुक्म मिला था, पर इसने एक अनजान बच्चे को यहाँ लाने की हिम्मत की और अफरा तफरी में बच्चों को बदलने की कोशिश। नौकरानी की बात सुनकर जू कियाओहेंग का चेहरा घबराहट से उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी अचूक चाल पकड़ी जाएगी। जू यूजी, असली बेटी ने अपनी जगह चुराने वाले शख्स को गुस्से से घूरा। नौकरानी दोनों बच्चों को देखकर इतनी घबरा गई कि रोने ही वाली थी। वाह, अभी माहौल कितना गड़बड़ था। मैंने उस युवती का चेहरा ठीक से नहीं देखा था। अब दोनों बच्चे साथ हैं और सच में उनमें फर्क करना मुश्किल हो रहा है। जू कियाओ शेंग भी गहरी सोच में दोनों बच्चों पर नजरें दौड़ा रहे थे। कुछ हिसाब लगाते हुए वह धीरे से बिस्तर पर बैठ गया और माहौल को भांपने की कोशिश करने लगा। मेरी प्रिय, तुम क्या सोचती हो? लियू रुयान पालने में बहुत गौर से देख रही थी, जैसे कोई सुराग तलाश कर रही हो। जू यूजी ने लियू रुयान का हाथ धीरे धीरे बढ़ता देखा और बहुत घबरा गई। तभी नकली बच्चे का छोटा हाथ अनजाने में बाहर आया और लियू रुयान की उंगली पकड़ ली। इस दृश्य ने जू यू जीहे की आंखें अविश्वास में चौड़ी कर दी। जू कियाओ शेंग बच्ची की हिम्मत पर धड़कते दिल से हैरान और खुश होकर पास बैठ गया। रुयोन, इसने हाथ देखते ही पकड़ा। ये जरूर हमारी बेटी है। उसे यह कहते सुनकर जू यू जीहे सवालों से भर गई। इस घटिया पिता के इरादे को समझने के बाद उसके भीतर की आग गुस्से से भड़क उठी। पिछली गलतियां न दोहराने के लिए जू यूजी ने इस बार खुद पहल करने की ठान ली थी। फिर उसने दबंगई से अपने नन्हे हाथ का इस्तेमाल कर उस नकली का हाथ अपनी माँ के हाथ से झटक दिया। नन्हे हाथ ने लियू रुयांग की उंगली कसकर पकड़ी हुई थी और छोड़ने को तैयार नहीं था। गुस्से में उसने सोचा, क्या मेरी माँ को छीनने की हिम्मत? उसे अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी माँ सच में उसके विचार सुन सकती है। लियू रुयान तक घबरा गई थी। ये क्या है? मुझे ये बच्चों जैसी आवाज क्यों आ रही है?
जब उसे लगा कि ज्यादा चिंता से वो वहम कर रही है, तभी वो बचकानी आवाज उसे सुनाई देती रही। इधर, इधर, मेरी माँ, मैं आपकी असली बेटी हूँ, वो नकली है। जैसे ही झू यूजी ने यह सोचा, वह सहानुभूति पाने के लिए अपनी माँ के सामने रो पड़ी। लियू रुयान फौरन संभल गई और शक से झू यूजी को घूरने लगी। क्या माँ और बेटी का रिश्ता ऐसा ही होता है? यह नजारा देखकर झू कियाओशियांग ने त्योरियां चढ़ाई और गहरी सोच में पड़ गए। नफा नुकसान सोचने के बाद वो अचानक मुड़े और सारा इल्जाम दाई पर डालकर चिल्लाए, जल्दी बता, इन दोनों में से रुयोन की बेटी कौन है? दाई उसकी मंशा समझकर तुरंत तय योजना के मुताबिक झिझकते हुए उस नकली बच्चे की तरफ इशारा किया। यह हकलाते हुए, यह युवती राजकुमारी झू यूजी की संतान है। यह सरासर झूठ सुनकर उसका खून खौल उठा और उसने मन ही मन उसे कोसते हुए जिज्ञासा से झू कियाओशेंग को घूरा। झू कियाओशेंग, क्या तुम असली नकली बंदर राजा पहचानने वाली पश्चिम की यात्रा का नाटक कर रहे हो? मेरी नजर सब पर है। ये मत सोचो कि मुझे सच नहीं पता। वो बच्ची तुम्हारी नाजायज औलाद है ना? मुझे हटाकर अपनी नाजायज औलाद को मेरी जगह दोगे? सपने देखो। उसकी बात सुनकर लियू रुयान चौंकी और झू कियाओशांग को शक से देखने लगी। मेरे पति तो सीधे साधे हैं, उनका कोई और हो ही नहीं सकता। झू यूजी के इल्जाम और गुस्से को नजरअंदाज कर फिक्रमंद झू कियाओशेंग ने नाजायज बच्चे को उठाकर बोला, डैडी की गुड़िया, तुमने बहुत सहा। डैडी तुम्हें तंग करने वालों से फौरन निपटेंगे। उसने झू यूजी की ओर इशारा किया, जो भावहीन सी गरजती बिजली में लेटी थी, और पहरेदारों को ठंडे स्वर में हुक्म दिया, इसे बाहर निकालो। वो अपनी बात पूरी करता, इससे पहले ही लियू रुयान ने उसे बीच में टोक दिया, पति, हमें इसकी तह तक जाना ही होगा। इतनी जल्दबाजी करना बिल्कुल ठीक नहीं। लियू रुयान को कुछ एहसास हुआ। उसने शक से हालात परखे। मेरे पति का जल्दबाजी भरा व्यवहार इस समय लोगों को संदेहास्पद बना रहा है। झू जिमो, झू कियाओशियांग और लियू रुयान का तीसरा बेटा भी बोल उठा, हाँ, माँ सही कह रही है। हमें सच जानने के लिए इस दाई के पीछे के मास्टरमाइंड की जांच करनी होगी। दाई ने यह सुना तो घबराहट में पसीना पसीना हो गई और अपना अभिनय शुरू कर दिया। विलाप करती राजकुमारी, युवा स्वामी, यह बुढ़िया लालच में अंधी हो गई थी। वांग हवेली की दौलत देखकर इस बुढ़िया ने लालच में आकर मेरी पोती को अमीर बनाने के लिए बच्चे बदलने चाहे। मैं अपना गुनाह मानती हूँ। झू यूजी ने हार कर बड़बड़ाया, कितना नाटक। एक बूढ़ी औरत मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है और एक पिता मेरी जान लेना चाहता है। यह सब मैंगो सूप से शुरू हुआ और अब मेरी कब्र वह एक मैनही परी लग रही थी, जो आंखें बंद किए, हाथ बगल में लटकाए, दुनिया छोड़ने वाली थी। मुझे बस पुनर्जन्म की तैयारी करनी चाहिए। अलविदा माँ, मैं आज रात पुनर्जन्म लेने जा रही। मन की बात सुनकर लियू रुयान को और यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। स्वामी, यह दासी बहुत चालाक है। अगर यह अड़ी रही कि बच्ची इसकी पोती है, तो हम इसके जाल में फंस नहीं जाएंगे। इस हंगामे से बेफिक्र झू कियाओशेंग को इसका अंदाजा था और उनके पास एक बैकअप प्लान भी था। इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, तुम सही कह रही हो प्रिय, खून के रिश्ते की जांच कैसी रहेगी? ये सुझाव सुन झू यूजी सन रह गई और बेतहाशा छटपटाने लगी, लेकिन लियू रुयान को सिर्फ खामोशी सुनाई दी। उन्हें अब पहले की तरह कोई विचार नहीं सुनाई दे रहे थे। इस गड़बड़ी को देखकर लियू रुयान ने उलझन में सोचा, कहीं उसकी सोच को सुनने के लिए मुझे इस बच्ची को छूना तो नहीं पड़ेगा। लियू रुयान ने धीरे से अपना हाथ झू यूजी के सिर पर रखा। सिर, जैसा उसने सोचा था, उसे छूते ही झू यूजी के मन की ढेरों बातें कानों में गूंजी। उनका रिश्ता, मैं साजिशी नॉवेल्स की एक लेवल 10 स्कॉलर हूँ। पक्का उस दाई ने ही पानी में फिटकरी मिलाई होगी। वे थोड़ी देर में सिर्फ मुझे और उसे ही परखेंगे। हे भगवान, मेरी विनती है, मैं अपनी माँ के सुकून के लिए इस दाई की जान देने को तैयार हूँ और उसे इस बदमाश और उसकी प्रेमिकाओं से बचा कर रखना। जल्द ही एक नौकरानी रिश्ते की जांच के लिए पानी का कटोरा ले आई। झू कियाओशेंग ने मुस्कुराकर सुझाव दिया, मेरी प्रिय, इस दाई का दावा है कि टोकरी वाला बच्चा उसकी पोती है, तो उन दोनों का परीक्षण क्यों न कर लिया जाए? यह सुनकर झू यूजी तिरस्कार से हंस पड़ी। मुझे पता था, यह दुनिया बस एक शाही नाटक है। लियू रुयान का चेहरा पीला पड़ गया। उसे सुनाई दे रहे अंदरूनी विचार पूरी तरह सच थे। पर याद रहे, लियू रुयान कोई मामूली नहीं थी। वो कहानी की शातिर सहायक पात्र थी। इसलिए शांत रहकर बोली, ठीक है पति,
जैसा आप कहें। लियू रुयान की आंखों में ठंडक चमकी। उसने अपनी दासी को इशारा किया। दासी फौरन समझी और हल्का सा सिर हिलाया। जैसे ही दाई खून की रिश्तेदारी की जांच के लिए पानी के बेसिन की ओर बढ़ी, लियू रुयान की करीबी नौकरानी ने अचानक पैर अड़ाकर दाई को गिरा दिया, जो धड़ाम से मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। जू कियाओ शेंग की नौकरानी के हाथ में पानी का कटोरा भी उड़ गया और पानी चारों ओर बिखर गया। उठने की कोशिश करती दाई ने इल्जाम लगाया, आप महाराज, आप कृपा, मुझे धक्का दिया गया। लियू रुयान का चेहरा सर्द हो गया, आंखें गुस्से से दहक उठी। तुम लूबी के पीछे खड़े थे। लूबी मेरी है, सबसे ज्यादा जानना चाहती है कि मेरा बच्चा कौन है। वह तुम्हें सफल क्यों होने देगी? लियू रुयान ने सही मौका देखते हुए किसी की सुने बिना फौरन आदेश दिया, लूबी, एक और पानी का बर्तन लाओ, हम फिर से कोशिश करेंगे। जैसे ही वो बिया जाने वाली थी, एक खूबसूरत नौजवान अचानक मुस्कुराते हुए दरवाजे से अंदर आया। ये कोई और नहीं, जू कियाओ शेंग और लियू रुयान के बड़े बेटे शू जिमो थे। वो हंसते हुए अंदर आए। इतनी तकलीफ की जरूरत नहीं। उन्हें देख सब हैरान थे। जिमो, तुम आ गए। जू कियाओ शेंग भी खुशी खुशी उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। बड़े भाई जी यीमो ने छोटे भाई को हल्का सा सिर हिलाया और फिर अपने माता पिता के पास जाकर आदरपूर्वक झुके। पुत्र, पिता और माता को प्रणाम करता जाहिमो ने अपने पिता की ओर देखा, फिर शांत स्वर में कहा, पिता, माँ, मैंने बाहर थोड़ी बात सुनी। मेरी विनम्र राय में रक्त संबंध परीक्षण वास्तव में विश्वसनीय नहीं है। उन्होंने एक पल के लिए रुककर फिर से कहा, माँ, क्या आपको याद नहीं है, छोटी बहन के होने से पहले आप गलती से बर्फीली झील में गिर गई थी, जिससे आपको सर्दी लग गई। डॉक्टर ने कहा था कि ये सर्दी गर्भ में बच्चे को भी हो सकती है। बड़े बेटे की बात सुनकर लियू रुयान को कुछ याद आया। जू यूजी ने भी भाई का साथ दिया। ओह, तभी जब मैं पहली बार यहाँ आई, इतनी बेहोश और मरने जैसी हालत में थी। मन तो है लेखक को पीटो, ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी, है ना? पहले हादसा, अब कमजोर शरीर का श्राप। डर है कि मैं जल्दी नहीं मरूंगी। जू कियाओ शेंग को यकीन नहीं हुआ कि वो इतनी जरूरी बात भूल गया। गुस्से के बावजूद वो शांत बना रहा, मगर डॉक्टर को बुलाने में तो देर लगेगी। उसे क्या पता था कि जू जिमो के अगले शब्द उसे चुप करा देंगे। पिता, माता, संयोग से मैं अभी हवेली में एक डॉक्टर लाया हूँ, क्यों न उनसे छोटी बहन को दिखवा। डॉक्टर तेजी से लियू रुयान के पास गए, झुककर कहा, मेरी दखलंदाजी के लिए माफ करें। इस समय झू यूजी का चेहरा लाल था और आंखें चकरा रही थी। वो बेसुध सी थी। डॉक्टर ने जांच करके घबराते हुए कहा, यह ठीक नहीं है, बच्ची को बहुत तेज बुखार है। यह सुनकर लियू रुयान ने चिंता में उसे उठा लिया। क्या? उसने हैरानी से कहा, और झू चाओशांग ने बेटी को नफरत से देखा। मैं हूं ना। मैं मर नहीं सकती। बेटी की मन की आवाज सुनकर लियू रुयान का दिल हल्का हो गया। नम आंखों से उसने फुसफुसाया, मेरी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। अपनी योजना नाकाम होने पर शू कियाओशेंग ने नई चाल चली। बदलने वाले बच्चे की तरफ इशारा कर कहा, रुयान, तुम सही हो, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस नौकर को पीट पीट कर मार डालो और फिर इस कमीने को यहाँ से फेंक दो। यह सुनकर लियू रुयान का दिल एकदम शांत हो गया और उन्होंने बीच में ही टोका, इसे जान से मारने की जरूरत। जी हिमो ने त्योरियां चढ़ाकर अपनी माँ को ऐसे देखा मानो वो प्यार में अंधी होकर फिर से नरम पड़ गई हो। पर लियू रुयान की अगली बात ने सबको हैरान कर दिया। बेशक सबसे ज्यादा हैरान तो उसका धोखेबाज रक्षकों, इस सास और बच्चे को नीचे ले जाकर बंद कर दो, मेरे हुक्म के बिना कोई अंदर नहीं आएगा। लियू रुयान अचानक खतरनाक अंदाज में मुस्कुराई और बोली, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो इसके पीछे जो भी है मैं उसके 100 टुकड़े कर दूंगी। इन दबंग शब्दों को सुनकर चक्कर में डूबे झू यूजी की तारीफ निकल पड़ी। वाह, विलेन हो तो ऐसा। झू चाओशिंग का चेहरा अचानक उतर गया, जिस पर साफ अनिच्छा थी। उनके इन हावभावों ने तुरंत जूजिनो का ध्यान खींचा। पिताजी, माँ, क्या आप लोग झगड़ रहे हैं? अब वापस उस नौजवान पर चलते हैं जिसका नदी में पुनः। शुरुआत में गहरी नींद में सो रहा युवक सपना देख रहा था, जिससे उसका पूरा शरीर छटपटा रहा था।
नींद में करवटें बदलते हुए वो चिल्लाया, आ। फिर अचानक सपने से जागकर उठ बैठा। जी। अभी मेरे सपने में मेरा पूरा बदन भारी और गर्म हो गया था। यह असहनीय था। मुझे लगा मैं मरने ही वाला हूँ, पर जागते ही मैं ठीक हो गया। उस नौजवान की आंखों में शक था। साथ ही इस बार मुझे एक धुंधली आवाज भी सुनाई दी, जैसे कोई माँ को बुला रहा हो। उसने बेचैनी से कमरे में चारों तरफ देखा। ये हो क्या रहा है? कहीं किसी ने मुझे जहर तो नहीं दे दिया, जिस वजह से मुझे वहम हो रहा है? ये जानने के बाद कि झू यूजी उसकी बेटी है, लियू रुयान उसे खोने के डर से हमेशा कसकर पकड़े रहती है। मेरी प्यारी बच्ची, अच्छे से सो जाओ। लू बी उसके लिए पौष्टिक सूप का कटोरा लाई और दर्द भरे भाव से बोली, आपकी उच्चता, इस दासी को बच्ची संभालने दें। आप पूरी रात 5वीं साहिबा की देखभाल में जागे हैं। मुझे डर है आपकी तबीयत बिगड़ जाए। लियू रुयान ने अपराधबोध से अपनी बेटी को देखा और कहा, मेरी ही लापरवाही से मेरी बच्ची को इतना कष्ट हुआ है। उसे अपनी आंखों से देखे बिना मुझे बिल्कुल चैन नहीं मिलेगा। चैन? झू यूजी पूरी रात सोने के बाद आखिरकार बुखार में आ गई और अपनी आंखें खोली, ये जानकर कि वो अभी जिंदा है और अपनी माँ की बेमिसाल खूबसूरती को आखिरकार साफ देख पाने पर उसकी आंखें फैल गईं और वो एकटक देखती ही रह गई। लियू रुयान ने ये अजीब हरकत देखी और उसे घूरते हुए सोचा, ये बच्ची, ये बिना पलक झपकाए आंखें फाड़कर मुझे क्यों घूर रही है? पलक झपकाना। लूबी ने यह सब अनदेखा किया और खुशी से दौड़ गई। 5वीं मिस जाग गई है, मुझे डॉक्टर को बुलाने दो। लियू रुयान ने चुपके से अपनी बेटी का गाल छुआ, यह जानने के लिए कि वो क्या सोच रही है जो ऐसे घूर रही है। इस पल झू यूजी की आंखें पूरी तरह मोह में डूबी थी और उनका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। वो लियू रुयान की इस बेमिसाल खूबसूरती की तारीफ किए जा रही थी। हे भगवान, मेरी असली माँ, ये चेहरा मुझे उम्र भर लुभाने के लिए काफी है। कभी तो वो कंगाल, दुखी, गिरी हुई और शातिर मशहूर है, पर कभी बदसूरत नहीं। महारानी रुयोन, महारानी रुयान, ऑनलाइन साहित्य की आधी दुनिया पर राज करने। मन की बात सुनकर लियू रुयान खुश हुई और मजे से हंस पड़ी। झू यूजी बस अपनी माँ को देख चापलूसी से मुस्कुरा दी। हे, अब से मैं भी आपकी बेटी हूँ। लियू रुयान ने अपनी नन्ही बेटी को देखा और मन ही मन सोचा, छोटी 5वीं, तुम मेरी सबसे छोटी बेटी हो। मैं, तुम्हारे बड़े, तीसरे और चौथे भाई, हम सब मिलकर तुम्हारी और पिताजी की भी अच्छी तरह से रक्षा करेंगे। पर ये सोचते ही वो अचानक ठिठक गई और अतीत की बातों पर गौर करते ही उसके हाव भाव जरा बदल गए। अब से मैं परिवार में आई हूँ। पहले से मौजूद रखेल जियांगशी के अलावा रू कियाओक्सिंग ने कोई और रखेल नहीं रखी है। कहते हैं अनपिंग प्रिंस पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है, पर छोटे 5वें के जन्म तक मुझे उसके इस तथाकथित प्यार का पता ही नहीं था। भावुक झू यूजी ने जान लिया कि उसकी माँ खुश नहीं थी। उसने जल्दी से अपनी बाँ से माँ की ठुड्डी छूकर पुकारा, माँ। इससे लियू रुयान अपने ख्यालों से बाहर आ गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह बेटी स्वर्ग का दिया एक अनमोल खजाना है, इसलिए वो प्यार से मुस्कुराई और बोली, हाँ मेरी प्यारी बच्ची। इस अपनेपन से झू यूजी बेहद खुश हो गई और मन ही मन झूम उठी। बच्चा बनना शर्मनाक तो है, पर माँ, 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 मेरी माँ है, खजाने में लिपटा हूँ। कानों में शहद घोलते मीठे शब्द सुनकर रयू रयुयान खुद को रोक न सकी और उसने उसके गाल पर चूम लिया। झू यूजी इतनी खुश हुई कि अपनी खुशी रोक न सकी और खुशी से चिल्ला उठी, वाह, मम्मी की किस कितनी सुगंधित है। माँ ने मुझे चूमा। माँ के होंठ बहुत मुलायम है। उसे उत्साहित देख लियू रुयान मुंह ढककर हंस पड़ी। हाँ, क्या छोटा 5वां शर्मा गया जब दोनों खेल रहे थे? झूजीमो ने आकर पुकारा, माँ। वो अपनी प्यारी बहन के पास गया और बोला, माँ, मैं आपसे और छोटी 5वीं से मिलने आया हूँ। अब वो कैसी है? उसका खिला हुआ चेहरा देखकर वो मुस्कुराया। लगता है अब चिंता की कोई बात नहीं। तभी झू जिमोन अचानक गंभीर हो गए और बोले, माँ, मुझे कुछ पूछना है। उन्होंने वो सवाल सामने रखा जो कल से उनके दिल में था। आपने उस दासी को कैद क्यों किया और किसी को, पिता को भी मिलने क्यों नहीं दिया? कल रात मैंने आपको ब्लड टेस्ट वाला पानी हटवाते हुए देखा। क्या आपको शक है कि उस पानी में कुछ गड़बड़ थी? बड़े बेटे के सीधे पूछने पर लियू रुयान घबराकर नजरें चुराने लगी।
मॉयर हमेशा से चालाक है, उसे शायद अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। थोड़ा हिचकिचाकर उसने पूछा, मोये, तुम्हारी नजर में तुम्हारे पिता कैसे इंसान हैं? यह सुनकर जूजीमो परेशान हो गया और उसने आंखें आधी बंद कर ली। माँ, क्या आप वाकई चाहती हैं कि मैं बताऊं? माँ के सिर हिलाते ही बेटे ने आंख भरते हुए याद किया। माँ, याद है जब वारिस चुन रहे थे, मैंने कहा था मुझे विरासत का मोह नहीं था। फिर उपपत्नी जियांगशी ने उत्तराधिकारी दूसरे राजकुमार को जन्म दिया। महाराज, उन अफवाहों से मेरा कोई वास्ता नहीं। अपनी बेगुनाही साबित करने मैं अब से बौद्ध हॉल में रहूंगी और कभी बाहर नहीं आऊंगी। तब मुझे अजीब लगा, जियांगशी इतनी सावधान थी। मैं वारिस न भी बनता, वो ऐसी अफवाहें नहीं फैलाती। शु कियाओशेंग ने अदालत में भी अर्ज किया, महाराज, मैंने ठान लिया है, मेरा वारिस केवल मेरी अपनी पत्नी से ही पैदा होगा। अब जब मेरी पत्नी ने तीसरे राजकुमार को जन्म दिया है, महाराज, उसे उत्तराधिकारी नियुक्त करें। इस बात के लिए अनगिनत लोगों ने शु चाओशांग की ईमानदारी को सराहा। यहाँ तक कि लियू रुयान के पिता भी उससे बहुत खुश हुए और उसकी प्रशंसा। आपका दामाद अपनी पत्नी से सच में अपनी जान की तरह प्यार करता है। आसपास के लोग भी कहते हैं कि अनपिंग प्रिंस को वाकई एक अच्छा दामाद मिला है। अब आप बेफिक्र होकर उनका समर्थन कर सकते हैं। जूजीमो अपने पिता के बारे में अपनी पत्नी प्रेम के लिए पिता की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। तभी से पिता, जो उपाधि के बाद बस एक आरामदेह पद पर थे, उन्हें दादा के सहारे राजस्व मंत्रालय में एक अहम पद मिला। तब से मुझे लगता है कि पिताजी सच्चे और सीधे इंसान नहीं हैं। इसलिए मैंने आपसे कई बार पूछा कि वो आपके साथ कैसे हैं। आपको याद होगा, बेटे की बात से लियू रोयोन का दिल बहुत भारी हो गया। मोरा ने मुझे पहले ही चेताया था। अफसोस, मैं प्यार में अंधी और मूर्ख बनी रही। जब वह पीड़ा में थी, उसकी बेटी की दो छोटी बाहें धीरे धीरे उसके चेहरे को थपथपाने लगी, जैसे उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही हो। जूजीमो ने अपनी छोटी बहन को समझदारी से मुस्कुराते हुए देखा। यह दृश्य देखकर, यह छोटी 5 युवक उसकी क्यूटनेस देखकर लिटिल फ्रिस्क का चेहरा छेड़ बैठा। लेकिन हैरानी की बात थी कि छूते ही उसे उसकी मन की आवाज सुनाई दे गई। इस सबसे अनजान झू यूजी मन ही मन शिकायत कर रही थी। वो तिरछी आंखों वाला फिर आ गया, जिसकी आंखें ही बुरी हैं। इस बच्चे को तो पहले ही शक था। कितना डरावना। मूल कहानी के बारे में सोचकर उसे अपने सबसे बड़े भाई के लिए अफसोस हो रहा था। वाकई कहानी का सबसे बुद्धिमान इंसान। कहानी पर वो जिसकी मौत सबसे पहले हुई। मतलब उस बूढ़े ने अपने प्यार के लिए उसकी माँ को मार दिया। उफ, कितनी हिम्मत है। बड़े भाई को शक हुआ तो उसने तुरंत माँ की मौत की वजह की जांच की, लेकिन किसी कारण से तभी सम्राट ने उसे शांति वार्ता के लिए दुश्मन देश जाने का हुक्म दिया। इसलिए उसे जांच रोकनी पड़ी। इसे कहते हैं बुरा समय। लेकिन लौटते समय बड़े भाई पर घात लगाकर हमला हुआ, लेकिन शुक्र है वह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। उफ, वह तो बाल बाल बच गया। तरह तरह के खतरों से गुजरकर लौटने पर वह गलती से सम्राट का दाहिना हाथ 9000 साल तक सत्ता के शिखर पर चढ़ने के लिए उसने वफादारों को मारा, मासूमों को सताया और अनगिनत झूठे केस बनाए। क्या कमीना था। अंत में 5 घोड़ों ने उसे चीर डाला। एक भयानक मौत बिना दफन के। कर्मा का बदला। उस दृश्य के बारे में सोचकर जू यूजी कांप उठी। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और उसकी उंगली पकड़ ली। मन में बोली, भैया, आगे से अच्छे बनना, नजर रखूंगी। उसके भीतर के विचारों ने न केवल जू झीमो को स्तब्ध कर दिया, बल्कि उसकी माँ लियू रुयान को भी वहीं जड़ कर दिया। अपने बड़े बेटे को हैरानी से देखते हुए जू झीमो ने अपनी भावनाएं छिपाकर चेहरा गंभीर कर लिया। अभी अभी छोटी यूजी ने उनके पिता को बुढ़ा कहा था। क्या वह उनके ही पिता की बात कर रही थी? उसके दिल का शक और गहराता गया। क्या छोटी यूजी भविष्य देख सकती थी? माँ के पिछले रवैये को याद कर जुजीमो को यकीन हो गया कि यह सच था। तभी तो माँ अचानक बदल गई थी। शायद यह छोटी यूजी ही की शक्तियों से भी जुड़ा था। उसे चिंता थी कि क्या उसकी माँ और उसकी तरह दूसरे भी उसके मन की बातें सुन सकते हैं। जब जुजिमो अपने विचारों में खोया था, तभी बाहर से एक नौकर की जोरदार घोषणा ने उसकी सोच को तोड़ दिया। सोचा, राजकुमार आ गए हैं।
अपने बेकार पिता का नाम सुनते ही जू यूजी का चेहरा तुरंत सिकुड़ गया। उसके भाई ने उसका चेहरा फौरन पढ़ लिया और मन ही मन हंस पड़ा। वह देखते ही समझ गया कि वो उसे गंदी गालियां दे रही है। कमीना बाप। नीक बनने का ढोंग करते हुए सु कियाओशेंग एक फिक्र करने वाले पति की तरह आकर पूछा, मेरी प्रिय, सुना है छोटा यूजी जाग गया है। वो प्यारे पिता का नाटक करते हुए बोला, कल रात मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। छोटे उजीही के उस बड़े हादसे के बारे में सोचकर मैं पूरी रात सो नहीं पाया। कितना नाटकीय। आओ पापा तुम्हें गले लगाएं। यह कहकर जैसे ही वो उसे उठाने लगा, लियू रुयान ने घबराकर उसे रोका। रुको। पर माँ के कुछ करने से पहले ही उस बदमाश ने उसे उठा लिया था। शू कियाओ शेंग को कुछ गड़बड़ लगी। शक से पूछा, मेरी प्रिय, इतनी तनाव में क्यों हो? फिर बुखार जांचने का नाटक कर उसका माथा छुआ। उसे ठीक देख उसकी आंखों में एक हिसाब तो चमका, पर उसने ये जाहिर नहीं होने दिया। शुक्र है कि इसका बुखार उतर गया, वरना मुझे शाही वैद्य को बुलाने महल जाना पड़ता। जू यू जी ही घिन से कांप उठी जब उस घटिया बाप ने दूसरी तरफ उन सब को छुआ। यह देखकर कि जू कियाओशेंग को छोटे यू जीहे को पकड़ने पर कुछ भी अजीब नहीं लगा। सबने एक साथ राहत की सांस ली। लगता है उनके पिता ने अब तक छोटे यू जीहे की असामान्यता पर गौर नहीं किया था। उसी पल जू यूजी उस बदमाश पिता को देखकर शरारत से मुस्कुराई। जू यूजी के छोटे लेकिन शातिर दिमाग में फौरन एक शरारती योजना बनी। अब कुछ गड़बड़ करने का वक्त था। कमरे में पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी और यह शरारत किसी और की नहीं बल्कि नन्ही वू की थी। जू कियाओशेंग को तभी अपने हाथ पर अचानक गर्माहट महसूस हुई। गुस्से के मारे उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया। वो अपनी लाडली बेटी यू बे तुरंत बात समझ गया और चिल्लाया, कोई है। पांचवी धुंध गीली हो गई। लियू रुयान ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की और छोटे वो को संभालकर डांटने का नाटक करते हुए बोली, तुम कितने शरारती हो। तुमने अपने पिता पर पेशाब क्यों किया? गुस्से से जल रहा वो घटिया पिता जबरदस्ती हंसकर बोला, हाँ कोई बात नहीं। इससे पता चलता है कि लिटिल वो अपने पापा को चाहती है। ये मेरा सौभाग्य है। मामला समझकर लुबिन ने उसे तौलिया थमा दिया। उधर लिटिल वो माँ से हंसकर बोली, अरे देखा, उसे हमें शुक्रिया कहना पड़ा। बेटी की शरारती बातें सुनकर लियू रुयान तंग आ गई। हाथ पोंछकर झू कियाओशेंग बोला, है ना रुयान, लिटिल वो का नाम आपको तय करना है। लियू रुयान ने नाराजगी से याद दिलाया, आप भूल गए, हमारी पहले ही बात हुई थी कि लड़का होगा तो जीजू और लड़की होगी तो यूजी। जू कियाओशेंग ने एक नासमझ पति की तरह सिर खुजलाया और मजबूरन मुस्कुराकर समझाने लगा, आजकल काम में ज्यादा बिजी था, इतनी जरूरी बात भूल गया। मेरी याददाश्त भी कमजोर हो रही है। अपने बेईमान पिता को बेशर्मी से झूठ बोलते सुन लिटिल वू ने मन ही मन उसे जज किया। पक्का वो शेन युएलान के साथ अपनी दुख भरी दर्दनाक प्रेम कहानी में बिजी होगा। कहते हैं आपकी याददाश्त खराब है। तुम्हें अभी याद है 10 साल पहले शेन युएलान की मंगेतर थी। कोई भी तुम्हें ये समझेगा। ये सुनते ही उसकी माँ का चेहरा बदल गया और आंखों में खतरनाक चमक आ। उसने फौरन जज्बात छुपाकर अपने बेवफा पति को बिना कोसे समझदारी से अभिनय किया कि पति का काम कभी खत्म नहीं होता, सेहत सबसे जरूरी है। लिटिल वू को डर था कि माँ फिर से अंधे प्यार में पड़कर कहानी जैसा अंत पाएगी। मन ने उस घटिया बाप की तस्वीर पकड़े वो चीखी, माँ आंखें खोलो, ऐसा घटिया आदमी दीवार पर टंगा ही अच्छा लगता है, उसकी बातों में मत आना। जो कियाओशेंग ने भी नहीं सोचा था कि पत्नी इतनी कोमल समझदार होगी। उसकी सतर्कता हटी और उसने लियू रुयान का हाथ थामकर प्यार से कहा, रुयान, तुम्हारे और हमारे परिवार के लिए मुझे कभी थकान नहीं होती। जब तक तुम मुझे समझते हो, चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूं, यह सब इसके लायक है। लियू रुयान उसकी दिल से कही बातें सुनकर पहले निशस्त्र होकर उनमें डूब जाती, लेकिन अंदर से उल्टी जैसा लगने के बावजूद उसने झू कियाओशेंग को प्यार भरी नजरों से देखते हुए और बेहद भावुक चेहरा बनाकर अपना अभिनय शुरू कर दिया। वो दोनों झू कियाओशेंग हैरान तो था, पर उसकी आवाज ठंडी थी। वो दादी पोता मर भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अभी ही बच्चे को जन्म दिया है, तुम फिक्र मत करो, मैं देख कर आता हूँ कि आग का क्या हुआ।
और बिना रुके वह तेजी से चला। लियू रुयान और उनके बड़े बेटे ने उसे जाते हुए देखा। दोनों अपने ख्यालों में गुम थे, लेकिन दोनों जानते थे कि ये जू कियाओशिंग से जुड़ा है। जूजिमो सच जानना चाहता था, इसलिए वो बहाना बनाकर चला गया। माँ, बेटा अब विदा चाहता है। जैसे ही जाने लगा, माँ ने उसे वापस बुलाया। लियू रुयान ने अपनी गंभीर और दृढ़ नजरों से कहा, अगर एक दिन तुम दरबार में अधिकारी बने तो माँ तुम्हारी मदद करेगी। जूजिमो पर यह बात बिजली की तरह गिरी। उसकी सगी माँ के शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे। अधिकारी बनकर दरबार में आने पर माँ महारानी तुम्हारी मदद करेंगी। जूजिमो जानता था कि माँ ने शायद शियाओ वू के मन की बात सुन ली थी, इसलिए उन्होंने उससे ऐसा कहा। उसने हिचकिचाते हुए अपने होंठ काट लिए। सोचकर उसने अपने हाथ जोड़े और झुककर कहा, माँ महारानी निश्चिंत रहें। अगर एक दिन मुझे ऊंचे पद पर खड़ा होना पड़ा तो वो बस इसलिए होगा क्योंकि किसी को मारना जरूरी है, पर मारा नहीं जा सकता। पर अभी मैं बुरा नहीं बनना चाहता। आपका बेटा विदा लेता है। यह सुनकर लियू रुयान का दिल भारी हुआ और वो सोच में पड़ गई। अगर शियाओ वू की बात सच है और भविष्य में वो ताकत के लिए गलत राह चुनता है, तो मैं अपनी पूरी शक्ति से उसकी मदद करूंगा ताकि उसे उस मुश्किल रास्ते पर न चलना पड़े। जू कियाओशिंग और जू जिमो के जाने के बाद आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया। हवा से सरसराते मेपल के पत्तों की आवाज उदास थी। तभी लू बी शियाओ वू के गीले हो चुके कपड़े बदलने के लिए नए कपड़े लेकर आई। निवास में जासूसी निगाहों के डर से लू बी लियू रुयान के पास जाकर धीरे से फुसफुसाए, आपकी कृपा, ऐसा आपने अनुमान लगाया था। कल रात रक्त पहचान समारोह वाले पानी में सच में कुछ गड़बड़ थी और मैंने छिपकर जाकर देखा तो वो दाई जलकर मर चुकी थी, लेकिन बच्चा बिना कोई निशान छोड़े गायब है, जैसे कहीं उड़ गया हो। निराशा तो सच में वही है। रूबी ने चिंतित नजरों से सावधानी से पूछा, आपकी कृपा, क्या उस बच्चे के ठिकाने की जांच के लिए हमें लोगों को भेजना चाहिए? लियू रुयान की आंखों में पल भर को कातिलाना इरादा साफ झलक उठा। उधर शियाओ वू नए कपड़े पहनकर खुशी से दमक रही थी और इस लाड़ प्यार का खूब मजा ले रही थी, पर उस बच्ची की मासूम आंखों में देखते ही उसका मारने का इरादा पिघला। वो प्यार से मुस्कुराई और ना में सिर हिलाकर बोली, कोई जरूरत नहीं, आखिर ये भी तो शाओ वू की तरह एक बच्ची है। माँ बाप के पापों की सजा हम उन्हें क्यों दें? सगी माँ की ये बात सुन शियाओ वो मोहित हो गई और बोली, हे भगवान, क्या बड़ी सोच है, क्या शातिर सपोर्टिंग विलेन है। मैं कहता हूँ मेरी माँ सच नेकी और खूबसूरती की मूरत है। उसने माँ की तारीफ में बेहतरीन शब्द तो कहे, पर उसके मन के विचारों ने उस मजबूत माँ को दोषी महसूस कराया जो बस अजीब सी मुस्कान दे सकी। फिर देर होते देख उसने शाओ वू को लू बी की बाहों में देकर कहा, उसे अब सुला दो। हाँ, लू बी शाओ वू को ले जाने वाली थी। तभी लियू रुयान का संकेत पाकर वो रुक गई। दूसरी तरफ लियू रुयान के हाव भाव एक दयालु माँ से एकदम एक शातिर और दुष्ट अजनबी जैसे हो गए। उसने आवाज धीमी कर ली और शाओ वो सुन न ले इसलिए होंठ हिलाकर कहा, इस मुसीबत को जड़ से खत्म कर दो। भविष्य की मुसीबतें हमेशा के लिए खत्म। उधर जूजिमो लियू रुयान के यहाँ से निकलकर जांच के लिए दाई के पास पिछवाड़े गए। तब तक नौकर आग बुझाने की कोशिश में जुटे थे। सामने के मंजर को सोचते हुए उसने आंखें बंद की और अपने खास आदमी को हुक्म दिया, लोगों को भेजकर निवास के आने जाने के सभी रास्तों पर नजर रखो। अगर कोई भी बाहर निकले तो उसका सख्ती से उनके पीछे विश्वास पात्र झिझका। आप शायद छोटे मालिक को इसमें नहीं उलझाना चाहते। जूजिमो ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी और भावनाहीन थी और उसने जवाब दिया, अगर भविष्य की मुसीबतों को खत्म नहीं किया तो मुझे डर है कि बाद में हालात बदल जाएंगे। मुझे निर्दयी कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल, माता महारानी को इस बात की जानकारी न होने दे। विश्वास पात्र अपने स्वामी की ठंडी दृढ़ता से कुछ चौंक गया। जब वो हैरान और उलझन में था, तभी जू जिमो ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़कर पूछा, मैं एक बड़ा विलेन लगता हूँ, है ना? उसे यूं पूछते देख विश्वास ने बिना किसी झिझक के जोर से सिर हिलाया और कहा, युवा स्वामी का व्यवहार बहुत शालीन है, वे बिल्कुल वैसे नहीं हैं। जू जिमो ने यह सुना और आराम से अपने पंखे से खुद को हवा करते हुए
चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह सच में, ऐसा लगता है मुझ में एक अच्छा इंसान बनने की जन्मजात प्रतिभा है। फिर इसके बाद उसी वक्त कहीं और आसमान में काले घने बादल मंडरा रहे थे और निंग हुईमिन एक और बेहद अजीब सपना देख रही थी। सपने में वो एक अंधेरे गड्ढे में गया जहां दो औरतें पालने के पास थी। उनमें से एक, जो बेहद खूबसूरत थी, धीरे धीरे पालना झुलाते हुए एक पेप्सी से बच्चे को पुचकार रही थी। तुम्हें ये मोती कितना भी पसंद हो, पर सोते हुए इसे चबा नहीं सकते, है ना? पता था, जब दीदी ने दिया तुम्हें दिखाना ही नहीं। पास खड़ी नौकरानी हंसी। महारानी जानती हैं कि छोटी मालकिन को ये पसंद है और उन्होंने आधा और लाने को भी कहा है। पालने में बच्चे के रोने की आवाज लगातार गूंज रही थी। निंग विमिन को वो दृश्य देखकर अपने सपने का रोना याद आ गया। पुनर्जन्म से पहले निंग विमिन ने सपनों में अनगिनत बार एक रोने की आवाज सुनी थी। यह आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि वह सच जानने के लिए बेचैन था। वह बच्चा कौन था? सच जानने की जिज्ञासा में उसके कदम खुद ब खुद धीरे धीरे रोने की आवाज की तरफ बढ़ रहे थे, पर हर कदम बहुत भारी था। जब वो पालने से कुछ ही कदम दूर था, यह सोचकर कि वह पालने में बच्चे का चेहरा देखने वाला है, उसके पैर वहीं जम गए और वह आधा कदम भी आगे न बढ़ सका। अचानक परिवेश बदल गया। दृश्य तेजी से घूमने लगा। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही पीछे से एक बेहद भारी और जानलेवा आभा वाली आवाज गूंजी। आवाज सुनकर निंग हुईमिन सतर्क होकर पलटा। जैसे ही वो मुड़ा, बिजली की तरह एक चाकू उसकी ओर लपका। उसकी आंखों के सामने भविष्य का एक दृश्य था। वही लड़की बड़ी होकर उसे छुरा घोंप रही थी। उसने सफेद मातम के कपड़े पहने थे और बालों पर एक बिना झिझके उसने सीधे उसके पेट पर निशाना साधकर एक जानलेवा वार कर दिया। खून अब भी बह रहा था। उसकी आंखें नफरत से जल रही थी और वो दांत पीसकर बोली, तुम अपने लालच के कारण मरोगे। तुमने नान यू को बर्बाद किया, मेरे भाई को मारा और मुझसे शादी की जरूरत की। नरक में जाओ और मेरे भाइयों की मौत का बदला चुकाओ। बोलते हुए उसने जोर से तलवार घुमाकर और गहराई तक घोंप दी। मरते दम तक निंग हुईमिन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये सब उन्हें बेहद बेतुका लगा। वो जानते तक नहीं थे कि वो औरत कौन थी और उसकी कही हर बात सरासर मंगड़ंत थी। मगर उसके अगले शब्दों ने उसे हैरान कर दिया। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गई। तुम्हें लगता है पुनर्जन्म का मतलब सब कुछ काबू में करना है। तुमने सब कुछ सोच समझ कर किया, पर मेरे आने का हिसाब नहीं लगाया, है ना? क्या? ईले पड़े चेहरे से उसने पूछा। तुमने क्या कहा? उसने बिना झिझके उसे दूर धकेल दिया। वो आगे सुनना चाहता था, पर उसकी चेतना जा रही थी। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। पेट में धंसे चाकू को कसकर पकड़े वह पीछे की ओर लड़खड़ाया। आंखें बंद होने से पहले उसने बड़बड़ाते हुए कहा, यह खंजर तो मेरी माँ की निशानी है। झुयू जिये की आंखें ऐसे खुली जैसे किसी ने सरप्राइज चिल्लाया हो। एक अंतिम संस्कार में वो पेट पर हाथ मारकर हाँफ रहा था, जैसे सपनों में मैं। फिर उसने जल्दी से खुद को टटोला। हाँ, उसका कीमती खजाना सही सलामत था। उफ, टका हारा जो यूजीन नाटकीय अंदाज में बैठ गया। शुक्र है, उसने खुद से बड़बड़ाया। बस एक बुरा सपना था। धीरे धीरे उसने तलवार निकाली और चमकती धार में अपना परेशान चेहरा देखा। घबराकर उसने पलकें झपकाई। पर क्या ये बस एक सपना था, या उसका मन उसे कोई डरावना इशारा दे रहा था? तभी उसका एक अनुचर लड़खड़ाता हुआ अंदर आया और हाँफते हुए बोला, महाराज, महाराज, ग्रैंडमास्टर मिंगे वापस आ गए हैं। सम्राट को उनके लौटने की खबर मिल गई है और उन्होंने उन्हें महल में बुला लिया है। ग्रैंडमास्टर पोशाक। झू याओहेंग के कमरे में छोटी प्यारी ने अपनी नाक सिकोड़ी और सबसे प्यारी चींक मारी। आछू, बेटा, सर्दी लग जाएगी। एक मिनट उसने सोचा। उसका नन्हा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मैं तो अभी एक नन्ही इंसान हूँ। उसने चैन की सांस ली। खुश, ये तो बस एक सपना था। हत्यारिन!
बोल तो सकते नहीं। तो वो एक नन्हे ऑक्टोपस की तरह अपने हाथ पैर फड़फड़ाने लगी। वाह, उसने हैरान होकर सोचा। मैंने एक हाथ हिलाया, फिर दूसरा। रुक नहीं सकती, रुकूंगी नहीं। यू रुयान बच्चे के गुस्से पर हंसकर शू कियाओशिंग का हाथ थामकर उसे शांत करने लगी। एक बुरा सपना था प्यारे, डरो मत, सपने असली नहीं होते। अंदर, पर अंदर ही अंदर उसका दिल पिघल रहा था। कितना प्यारा, मेरा बच्चा सबसे प्यारा है। खूबसूरती तो पक्का मुझसे ही मिली है। बूम, सीन एक बहुत बड़े हॉल में बदल गया। अमिताभ, इस दीन भिक्षु का यहाँ इंतजार किया। कहिए, आपके मन में क्या चिंता है? जो यूजी ने उनकी ओर देखकर आ भरी। आपकी पारखी नजरों से कुछ नहीं छिपता महागुरु। वह आगे बढ़ा। उसके मन में एक सवाल जल रहा था, कुछ ऐसा जो उसे काफी समय से बहुत परेशान कर रहा था। ग्रैंडमास्टर, उसने कहना शुरू किया, हाल ही में मैं एक महिला के बारे में लगातार सपने देख। मेरे सपने में ये बच्चा कुछ ऐसे काम करता है जो मुझे उलझा देते हैं। क्या लगता है यह सपना सच हो सकता है? बूढ़े साधु ने पल भर सोचकर शांति से समझाया, महाराज, ये संसार कर्म और फल के चक्र पर चलता है। अतीत के बीच ही वर्तमान में फल बनकर खिलते हैं। सपना भी तभी सच होता है जब नियति ने वो राह पहले ही बुन दी हो। जो यूजी ने भौहें सिकोड़ी। किस्मत पहले ही तय है। उसने फिर नीचे देखा। उसके जहन में विचारों का तूफान उठ रहा था। तो क्या इसका मतलब है मैं सच में किसी औरत को चाकू देकर उसे मुझे मारने दूंगा? हॉल में एक हल्की हवा बही जिसमें ताजा उम्मीद की ईद। जो यूजी ने साधु को सिर झुकाया। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ग्रैंडमास्टर। वह शांति से उनके सामने बोला, पर मुझे किस्मत पर यकीन नहीं है। फिर जाते हुए खुद से बुदबुदाया, भाग्य? वह कमजोर लोग यही कहते हैं और मौत का इंतजार करते हैं। उसने सख्त नजरों से आगे देखा। आखिरकार मुझे एक नया मौका मिला है। इस बार जो मेरे रास्ते में आया वो मरेगा। उसे फिर वो सपना याद आया। एक बच्ची उसकी बाहों में आ गई। वो सोचने लगा, सपने में मैं बड़ा था, क्या वही बच्ची बड़ी होकर वो औरत बन गई? मुझे आज भी उसकी बातें याद हैं। तो वो नाम वियतनाम से है और शाही खानदान की है। सपने में लड़की रो रही थी, गुस्से में इल्जाम लगा रही थी, तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने नाम वियत तबाह कर दिया। तुमने मेरे भाई को मार डाला। जू यूजी धीरे धीरे चल रहा था। उसका मन दौड़ रहा था। मेरे पिछले जन्म की यादों के अनुसार नाम वियट और बीए जॉन इस वक्त सीमा पर बातचीत कर रहे हैं। शायद मुझे भी एक बार नाम वियट हो आना चाहिए। वृद्ध भिक्षु स्थिर थे और चुपचाप जू यूजी को दूर ओझल होते देख रहे थे। अमिताभ, 1 महीने बाद। दृश्य शोर और उत्साह से गूंज उठा। भोज हॉल में मेहमान मुस्कुराकर बधाई दे रहे थे। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। 5वीं राजकुमारी 1 महीने की हो गई है। देखिए, इनकी आंख नाक बिल्कुल राजकुमारी जू कियाओ शेंग जैसी हैं। लियू रुयान की बाहों में वो मन ही मन सिर पीट रही थी। उफ, ये रस्में कब खत्म होंगी? उसने खींचकर सोचा, पर मुझे क्यों लग रहा है कि मैं कुछ जरूरी भूल रही हूँ। आखिर वो क्या है? तभी गार्ड ने ऐलान किया, महारानी माँ आ गई है। उन्होंने गरिमा से प्रवेश किया, सबका सम्मान पाया और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाकर अभिवादन किया। कृपया आराम से रहें, उसने कहा। आज मेरे पोते के 1 महीने का जश्न है। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। सबने तुरंत सिर झुका लिए। धन्यवाद महारानी जी। फिर मुस्कुराते हुए वह जू कियाओ शेंग के पास गई। प्यारा सा चेहरा देखकर वह तुरंत मोहित हो गई। छोटे 5वें, मैं तुम्हारी चाची हूँ। जू कियाओ शेंग ने महारानी माँ के चेहरे को ध्यान से देखा। अचानक उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। महारानी लियू रुक्सियांग, मेरी चाची? ओ नहीं, मैं अपनी चाची की जान के खतरे को तो भूल ही गई थी। यह सोचकर झू कियाओशियांग और घबरा गई। हे भगवान, मेरी चाची! वो लगभग मर ही गई थी। ये एक लव है ड्रामे के 3 हिस्से हैं। लियू परिवार तो बुरी महिला सपोर्टिंग किरदार बनाने की फैक्ट्री जैसा है। तभी तो हैरानी नहीं कि लियू रुक्सियांग पहले पार्ट में बुरी वाइट मूनलाइट बनी। वह न केवल पुरुष नायक की पहली प्रेमिका थी, बल्कि महल में भ्रूण निष्कासन दल की नेता भी थी। राजकुमार का पद बचाने के लिए उसने उपपत्नियों को नो बेबी सूप पिलाया। लेकिन भाग 1 के पुरुष नायक
शेन शियांग को महिला नायिका से प्यार हो गया, जो मूल रूप से लियू रुक्सियांग के लिए एक स्थानापन्न थी। क्या गड़बड़ है? सम्राट शिन शिंग को लियू रुक्सियांग पर अपनी प्रेमिका को नुकसान पहुंचाने का शक था। हीरो के पत्नी को मनाते वक्त बुरी व्हाइट मूनलाइट की दुखद मौत हुई। उफ, वही कहानी को याद करते हुए यू जीही ने चिंतित होकर रुक्सियांग की ओर देखा और सोचा। इस क्षण रुक्सियांग हंसते हुए यून जीही के गाल को चुटकी लेते हुए बोले, देखो, इस छोटी सी के भौहों के बीच लाल तिल है। वह बिल्कुल एक बोधिसत्व की मूर्ति से निकले छोटे सेवक जैसी दिखती है। कितनी प्यारी। मौका देखकर योर ने रुक्सियांग के हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिए। उसकी आंखें चमक उठी। ओम मेरे भगवान, आप तो जैसे धरती पर उतरी देवी हैं। आपकी सुंदरता सल्तनतें गिरा सकती है। आपका तेज असाधारण। बढ़िया चाल बच्चे। मौका देखकर योर ने रुक्सियांग के दोनों हाथ थाम लिए और उसकी आंखें चमक उठी। हे भगवान, आप तो साक्षात देवी लग रही हैं। आपकी खूबसूरती सल्तनतें मिटा सकती है। आपकी आभा सच में असाधारण है। नमस्ते। अच्छा किया बच्चे। ये बचकानी बातें सुनकर रुक्सियांग चौंक गई। रुको, क्या मैंने ये सुना? क्या मैंने शियाओ को बोलते सुना? उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और वो सुन्न होकर तभी योर ने एक और गहरी सांस ली। कल बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। कितनी सुंदर उपपत्नी, उसने खुद से बड़बड़ाया। और वह जल्द ही खत्म होने वाली है। उस बेकार शेन शिंग को दिमाग की जांच की सोचते हुए वो गुस्से से बोली, उसका दिमाग तो खराब है। उसने साफ साफ यान यू को डीन यांग की जगह पर रखा। बहुत खूब। अब जब वो मरने वाली है तो उसे प्यार हो रहा है। ये सब सोचकर वो खुद को रोक नहीं। ठीक है, जिससे चाहो प्यार करो। तुम लोग घर जलने तक बीवी के पीछे भागने का ये खेल खेलते रहो। पीछा वो कर रहा है, पर चिता पर तो माई डिंग्यांग को चढ़ाया जा रहा है। दुनिया का सोना भी इन पकाऊ नाटकों के लायक नहीं। यह सुनकर रुक्सियांग के होश उड़ गए। उसकी आंखों में डर समा गया। झाओ वू ने कहा, शेन शिंग मुझे मारना चाहता है। उसे शेन शिंग का प्यार और साथ बिताए पल याद आने लगे। अब से मेरे दिल में सिर्फ आक यांग है। फिर उसने गंभीरता से सोचा, शियाओ वो वाली यान युशिर किसी दूर महल की उपपत्नी जैसी है ना? वो तो हूबहू मेरे जैसी दिखती है। शेन शिंग ने कहा, मुझे भुलाने के लिए यांग यू खेयर को चुना, पर उसे यांग से कोई लगाव नहीं। कुछ गड़बड़ है। रुशियांग को घृणा महसूस हुई। उसने होंठ कसकर भींच लिए और फिर सोचा, उसके बेड़े के लिए मैंने कितना कुछ बलिदान कर दिया। पर जब मैं उसके लिए तकलीफें सह रही थी, वो किसी और औरत के साथ था और अब वो उसी के लिए मुझे मारना चाहता है। अविश्वसनीय। रुशियांग को खोया देख लियू रुयान ने चिंता से उसे हिलाया और पूछा, जी क्या हुआ? रुशियांग ने संभल कर लियू रुयान का हाथ पकड़ा। आप बहनें बहुत समय बाद मिली हैं। आज रात तुम्हारे साथ बैठकर सारी बातें करना चाहती हूँ। लियू रुयान भी खुशी खुशी मान गई। अब मैं और कुछ नहीं मांग सकती थी। रुक्सियांग ने अपनी नौकरानी से कहा, होंगजू, मेरा टोकन लेकर सम्राट से एक एहसान मांगो। कह दो मैं आज रात नानपिंग प्रिंस के महल में रुकूंगा। उसने झुककर फौरन आदेश मान लिया। कहते ही उसकी आंखें तीखी हो गईं। लगता है सम्राट को उनके पुराने वादे याद दिलाने का वक्त है। आदमी का मन बदलना ठीक है, पर दो दिल रखना, बस एक काट दो, यही समझदारी है। उधर हैरान यून जीही ने मन ही मन शिकायत की उसे आज रात यहाँ रखने पर। मैंने कई दिनों से गाने की तैयारी की है और तुम मुझे मौका तक नहीं दोगे। हाँ, यह सोचकर उसने लियू रुयान की ओर बेबसी से देखा और आ भरी। दूसरी तरफ एक कारवां सड़क पर आराम के लिए रुका था। एक अधीनस्थ तेजी से गाड़ी के पास आकर बोला, महाराज, हम शियांग जिंग पहुंचने वाले हैं। आज बाहर ही आराम कर ले। अंदर से किसी ने पर्दा हटाकर उसे बेरुखी से देखा। अभी जल्दी है, तुम लोग शहर में जल्दी क्यों नहीं जा रहे? महाराज को बाहर आराम क्यों करने दे रहे हो? यह अशिष्टता है। उन्होंने शांति से समझाया, महाराज, आप अगर शांति वार्ता के बीच हम शहर में जल्दबाजी करें तो नान यू सोचेगा कि डे उनसे डर गया है। अगर नान यू वाकई सुलह करना चाहते हैं तो वे हमारे स्वागत के लिए शहर में किसी को जरूर भेजेंगे। अंदर विनिन ने बोलने की जल्दी नहीं की। तो ये बात है, ये इस राजकुमार की ही गलती है जिसने इस पर ठीक आपकी बात मानकर शहर के बाहर सराय में आराम करने रुके। फिर उस अधीनस्थ ने भी पर्दा गिरा दिया। तब विमन ने अपने मन की बात बताई। उन्होंने वाकई मुझे शहर में घुसने से रोकने की पूरी कोशिश की, पर उनकी प्रशंसा करनी होगी। पूरे 1 महीने तक सब्र किया
और शियांगजिंग पहुंचने तक इंतजार करके मुझ पर हमला किया। अधीनस्थ उसकी हालत देखकर हैरान था। महाराज, आपकी आंखें। क्या हुआ? ठीक है, तैयारी। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, महाराज निश्चिंत रहें, सब तैयार है। उन्होंने संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, आज रात यकीनन एक जागने वाली रात होगी। तभी भोज में एक महिला घबराकर चिल्लाई, महाराज, महारानी। वो फौरन रूशियांग के सामने घुटनों पर बैठ गई। वह बेहद डरी हुई थी और उसने शिकायती चेहरे से उनकी ओर देखा। महाराज, इस विनम्र महिला को न्याय दीजिए। रूशियांग ने उसे हैरानी से देखकर पूछा, आखिर हुआ क्या था? पता चला कि वो कोई और नहीं, नए टॉप स्कॉलर की डरी सहमी और हकलाती हुई छोटी बहन थी। यह विनम्र लड़की। लियो रुयान भी उसे हैरानी से देख रही थी और झू यूझी मन में चीख पड़ी, धत, मैं तीसरे भाई की बात भूल ही चली थी। कहानी के मुताबिक तीसरा भाई जल्दी वारिस बना, जिसे पिताजी ट्रेनिंग के लिए ले गए, पर वो बिगड़ गया और वैसे ही बड़ा हुआ। वो अय्याशी करता था, पर पिताजी के छुपाने से माँ को कुछ पता नहीं चला और उसका ऐसा बिगड़ना, ये सब उस पूरे महीने वाले जश्न के दिन शुरू हुआ। उस दिन तीसरे भाई ने अश्लील व्यवहार किया और प्रथम विद्वान की बेटी का अपमान किया, लेकिन माँ और उपपत्नी ने सोचा कि वह उस पर झूठा आरोप लगा रही है और मुख्य हॉल में ही उसे डांट दिया। इतने सारे लोगों ने यह देखा। युवती अपमान सह न सकी और उस रात घर लौटकर उसने आत्महत्या कर ली। तब से नंबर 1 स्कॉलर जीहू परिवार के दुश्मन बन गई। अंततः तीसरे भाई को सम्राट की उपपत्नी संग व्यभिचार करने की साजिश रची। यह सोचते ही यू जिही ने सावधानी से रुयान को देखा और हाथ पैर काटने वाली सजा के बारे में सोचा। नीचे विद्वान की बहन रोई तो रुयान चौंककर होश में आई। इस बेचारी पर जुल्म हुआ, पर मैं सच में नहीं जानती कि अब क्या करूं। उसने मुंहपा की ओर देखकर कुछ फुसफुसाया, जिसे सुन पास बैठी रुक्सियांग उलझन में उसे देखने लगी। रुयान जल्दी से नीचे उतरी और उसे उठाया। मैं आपकी लेडी की तकलीफ, क्या आप महामहिम महारानी और मेरे साथ अगले कमरे में बात करने चलेंगी? उसने नम आंखों से झिझकते हुए ऊपर देखा और कहा, क्या? जी। वक्त यूं ही बीत गया। कुछ देर बाद जू जिमो अगले कमरे में पहुंचे और पूछा, माँ, क्या आपने मुझे बुलाया? उन्हें देख रुयोन ने तुरंत मेज से चाय का कप उठाया और सीधे जू जिमो के चेहरे पर दे मारा। रुयोन ने उसे बेरुखी से डांटा, कम उम्र में पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते और तुम्हारा व्यवहार भी आवारा है। देखो अपनी करतूत। जूजिमो ने बिखरे हाल में कहा, माँ, मैंने बस उसकी आस्तीन थोड़ी खींची थी। क्या ये इतनी गंभीर बात है? यून जिही खुशी से नाचकर तारीफ करने लगी। हाँ माँ, बिल्कुल। जल्दी उसे पकड़कर लटकाकर पीटो। अगर अभी नहीं हराया तो बाद में सिर्फ उसकी कब्र पर पैर पटकोगे। तभी एक जोरदार लात बेरहमी से जुजिमो के घुटने पर पड़ी और वो जमीन पर गिर गया। रुयोन ने मुड़कर नंबर 1 स्कॉलर की छोटी बहन को सांत्वना दी। मेरी लापरवाही से आपकी बेटी को दुख हुआ। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। जू जिनमो अविश्वास से चिल्लाया, माँ महारानी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं वांगफू का वारिस हूँ। ये सुनकर रुक्सियांग ने उसे डांटा। अच्छा, मैं कौन हूँ नहीं जानते? तो क्या ये महारानी तुम्हें सजा नहीं दे सकती? फिर उसने गुस्से से हुक्म दिया, पहरेदारों, युवराज गुस्ताख है, इसे ले जाओ और 20 कोड़े मारो। यह सुनकर योन जिही ने तारीफ में अंगूठा दिखाया और उत्साह से बुदबुदाई, शानदार। धड़कन। आदेश पर अधीनस्थों ने जुजिमो को बाहर खींचा, जबकि विद्वान की बहन हिचकिचाते हुए देखती रही। रुयोन ने फिर उसे देखकर कहा, कल मैं खुद इस छोटे शैतान को आपके दरवाजे पर माफी मंगवाने लाऊंगा। क्या ये चलेगा, मिस? लड़की ने जवाब में फौरन सिर झुका दिया। सोचा नहीं था महारानी और राजकुमारी इतनी समझदार और न्यायप्रिय होंगी और मेरा पक्ष लेंगी। जब छोटे मालिक अपनी गलती मान चुके हैं तो मैं भी बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। यह कहकर वह फौरन जाने को मुड़ी। तासी अब विदा लेगी। तब रुया ने आदेश दिया, 5वीं मिस को आराम के लिए ले जाओ। यह सुनकर यू जिही अचानक से चौंक गई। लंबे समय तक स्तब्ध रही। फिर अनिच्छा से उसे ले जाया गया। मैं अभी भी नाटक देखना चाहती हूँ, तीखी रौबदार आवाज ने रुयोन ने जोड़ा। गार्ड्स वारिस के आसपास सबकी जांच करते हैं। जो कोई भी वारिस को भोग विलास के लिए उकसाएगा, पकड़े जाने पर उसे फौरन बेंतों से सजा ए मौत दी जाए।
झू यूजी तो बहुत गुस्से में थी क्योंकि लूबी उसे जबरदस्ती खींचकर दूर ले जा रही थी। उसने चांद की ओर देखकर आह भरी, पलक झपकी और मैं इस तनाव भरे नाटक में बरसों से फंसा हूँ, पता नहीं कभी वापस जा पाऊंगा। उसे ठंडे ड्रिंक्स, फोन, कंप्यूटर, पंखे के साथ अपना आराम याद आता है। माँ तो मिल गई, पर अपने मॉडर्न गैजेट्स की बहुत याद आती है। उफ, काश मैंने ये नॉवेल न खोला होता, क्योंकि पार्ट 3 के मेन कैरेक्टर का नाम मेरे जैसा था। काश मैं कीबोर्ड वॉरियर बनकर